ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, इसका तीसरा हिस्सा है। इसमें है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में माने होता है औपचारिक संगठन। औपचारिक संगठन ये क्या होता है? स्टेटस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेल डिफाइंड एट एवरी लेवल। एट एवरी लेवल इसका मतलब ये हुआ कि औपचारिक संगठन उन संगठनों में से हैं जिनमें प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार एवं उत्तरदायित्व को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है। स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया जाता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस इन विच स्टेटस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेल डिफाइंड एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एट एवरी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स, लक्षण। इसके लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के? फर्स्ट है इट इज होली डेमोक्रेटिक। सेकेंड, एट एवरी लेवल स्टेटस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस्ड। फोर्थ है ऑल वर्क्स डिवाइडेड इजीली। इट इज इनएक्टेड। सिक्स्थ है ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेड टाइटली। सेवेंथ है इट इज बिल्ट इन ए प्लान्ड मैनर। ये जो औपचारिक संगठन है उसके कैरेक्टरिस्टिक जो है, लक्षण क्या हैं? उसके लक्षण हैं इट इज होली पब्लिक यानी नॉन पर्सनल है। यह पूर्णतः अव्यक्तिगत होता है। यह अव्यक्तिगत होता है मतलब ये डेमोक्रेटिक होता है। इसमें किसी एक आदमी की तानाशाही नहीं चलती है। सेकंड है एट एवरी लेवल स्टेटस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। सेकंड में है एट एवरी लेवल स्टेटस, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफाइंड एंड एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। प्रत्येक स्तर पर स्थिति, अधिकार, उत्तरदायित्व को परिभाषित कर दिया जाता है एवं उनकी व्याख्या कर दी जाती है। परिभाषित कर दिया जाता है एवं उनकी व्याख्या कर दी जाती है। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस्ड। मतलब थर्ड में है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स आर प्रिपेयर्ड एंड प्रैक्टिस्ड। मतलब है संगठन चार्टों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। संगठन चार्टों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है। आप किसी भी सरकारी संगठन में चले जाइए, डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपको संगठन चार्ट मिलेंगे और दिखाया जाएगा कि कौन अधिकारी किस पद पर है, कौन कर्मचारी किस जगह पर है। ये पूरा उसमें दिखाया जाता है और सब लोगों को पता रहता है कि हम कहाँ हैं, इस चार्ट में हमारा अस्तित्व कहाँ है। फोर्थ है ऑल वर्क्स आर डिवाइडेड इन अ वेरी ईजी मैनर। मतलब ईजिली जितने भी काम होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में उसको आसानी से डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है सबको कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होती है। फिफ्थ है इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाई लॉ। मतलब यह है इसे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, यानी इट इज इनएक्टेड। किसी एक्ट के तहत जो है संगठन को जन्म दिया जाता है तो इससे कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। सिक्स्थ है ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटिव टाइटली। इसमें आदेश की एकता का पालन किया जाता है। आदेश की एकता का पालन किया जाता है। एक तो आदेश लिख पढ़ करके दिया जाता है और जो पालन करता है वो भी लिख पढ़ करके करता है कि हमने आपके आदेश का पालन कर दिया। सेवेंथ है इट इज बिल्ट कॉन्शियसली एंड इन ए प्लान्ड मैनर। यह जानबूझकर बनाया जाता है। यानी कोई समस्या होती है उसको हल करने के लिए संगठन को बनाया जाता है। जैसे भारत सरकार है, संचार का कोई काम हो, कम्युनिकेशन का कोई काम हो, तो वो अपना उन्होंने एक संगठन बना रखा है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL बोलते हैं। तो इस तरह से बनाते हैं, मतलब जानबूझ करके बनाया जाता है कि किस लिए बनाया गया है। आगे है साथियों एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नो डिक्टेटरशिप, मतलब कोई डिक्टेटरशिप नहीं होती है। वर्कलोड इज एस्टिमेटेड। थर्ड है सिक्योरिटी ऑफ जॉब।
मतलब जो औपचारिक संगठन है उनसे लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है एबोलिशन ऑफ वन पर्सन्स डिक्टेटरशिप, मतलब कि औपचारिक संगठन में डिक्टेटरशिप नहीं होती है, तानाशाही नहीं होती है, कोई आदमी तानाशाही फैलाए अपनी जैसा चाहे वैसा करे, ऐसा नहीं होता है। सब काम लिख पढ़ करके किया जाता है और डेमोक्रेटिक वे में किया जाता है। एक व्यक्ति के अत्यधिक महत्व की समाप्ति, इसमें एक व्यक्ति का महत्व नहीं होता है, सारे लोगों का काम बटा होता है तो सबका महत्व होता है, ये होता है। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ वर्कलोड। मेजरमेंट ऑफ वर्कलोड मतलब कार्यों के प्रमाणों का निर्धारण, जो कार्य होते हैं उनका एस्टिमेशन किया जाता है, उनका मेजरमेंट किया जाता है, उसमें जितने भी काम लोग करते हैं उसका प्रमाण होता है, उसका निर्धारण होता है, उसका मेजरमेंट भी होता है, मापन भी होता है। थर्ड है जॉब सिक्योर्ड। जॉब सिक्योर्ड, सुरक्षा की भावना को बल। इसमें ऐसा नहीं कि एक आदमी को आज बुलाया कल उसको जॉब से निकाल दिया, ऐसा औपचारिक संगठन में नहीं होता है। बाकायदा उनका एडवर्टीजमेंट होता है, उनका टेस्ट होता है, उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद उनको संगठन में लाया जाता है, तो उसी तरह से उनको संगठन से हटाया भी जाता है। आसानी से संगठन में ना तो आते हैं ना ही उनको संगठन से बाहर निकाला जाता है, इतना आसान नहीं होता है। ये इसका एडवांटेज है औपचारिक संगठन का। अब रही बात कि संगठन में इसका जो है डिसएडवांटेज भी है। अगर एडवांटेज है औपचारिक संगठन का तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस है मतलब हानि भी है इसका जो है दोष भी है इसके अंदर। दोष है लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, पावर में बी यूज्ड इन पर्सनल इंटरेस्ट, ये सेकंड है। थर्ड है इट इज मैकेनिस्टिक और फोर्थ है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो औपचारिक संगठन के जहाँ लाभ भी हैं, फायदे भी हैं, वहाँ दोष भी हैं। गुण है तो उसका दोष भी है। देयर इज लैक ऑफ इनिशिएटिव्स, पहल शक्ति की समाप्ति। इसमें जल्दी लोग किसी काम को करने के लिए पहल नहीं करते हैं, पहल नहीं, क्योंकि जो कहेंगे काम करे अगला, बने रहो पगला, काम करे अगला, तो इसमें लोग क्या करते हैं कि पहल नहीं करते हैं, जल्दी अपने से पहल नहीं करते हैं। आ बैल मुझे मार वाला किस्सा नहीं करते हैं, तो पहल शक्ति का भाव होता है। सेकंड है इसमें अथॉरिटी में बी यूज्ड इन पर्सनल इंटरेस्ट, अधिकारों का स्वहित में प्रयोग। जो अधिकार दिए जाते हैं सरकारी अधिकारियों को, वो उसको व्यक्तिगत हित में प्रयोग कर सकते हैं, करते भी हैं, कर लेते हैं। तो ये इसका जो है दोष है ये इसका। थर्ड है इट इज मैकेनिस्टिक, यंत्रवत होना। यंत्रवत माने एक तरह से इसमें लोग जैसे रोबो काम करता है उस तरह से करते हैं। रोबो को ऑर्डर दिया तो अपना जो प्रोग्राम फीड कर दिया वैसे लोग करते रहते हैं, तो मतलब लचीलापन नहीं होता है। इट इज मैकेनिस्टिक मीन्स इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यंत्रवत होता है। जबकि काम करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसकी ज़रूरत भी है। एक जैसा काम हर समय नहीं किया जाता है। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम, समन्वय की समस्या ये होती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट का भी अगर काम होता है तो वो दोनों अधिकारियों का जो समन्वय चाहिए वो नहीं हो पाता है। अब जैसे आज कोरोना का समय है, हमारे भारत देश में मज़दूरों की ट्रेनें आ रही हैं, अलग अलग शहरों से आ रही हैं। पता लग रहा कि मुंबई से ट्रेन चली, गोवा से ट्रेन चली गई उड़ीसा, आना था गोरखपुर, जाना था मुजफ्फरपुर, तो इस तरह के हो रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन नहीं होता है सरकारी अधिकारियों में, एक बड़ी समस्या होती है ये औपचारिक संगठन में। तो लेकिन अब बिना औपचारिक संगठन के समाज चल भी नहीं सकता है। अब जैसे कोरोना का ही जो इलाज है भारत देश में, कहते हैं गुजरात मॉडल। अब गुजरात मॉडल में क्या हो रहा है, सरकार के पास जो हॉस्पिटल हैं उसमें सुविधाएं नहीं हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं गुजरात के बहुत महंगे हैं, तो आम जनता का वहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा केसेज बढ़ते जा रहे हैं गुजरात में। यानी गुजरात में जो निजीकरण किया गया, जो पूंजीवाद का बढ़ावा दिया गया, और जो सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया गया, सरकारी संस्थानों को कमज़ोर किया गया, उसका दुष्परिणाम आज कोरोना में दिखाई दे रहा है। वेंटिलेटर खरीद रहे हैं तो वेंटिलेटर जो है वो नकली आ रहा है, सरकार खरीद रही है लेकिन नकली आ रहा है, उसका कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, सरकारी फंड कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा। तो ये जो है निजीकरण का जो दोष है वो हाँ दिखाई दिया है। तो इसीलिए जो है कहा गया है कि औपचारिक संगठन होने चाहिए, यानी सरकारी संगठनों को भी होना चाहिए, औपचारिक संगठनों का होना भी जरूरी है। सब कुछ
अनौपचारिक हो जाए, सब कुछ प्राइवेट हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो है प्रत्यक्ष हम लोग अभी कोरोना के समय में जो देख रहे हैं कि सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सें ही, पुलिस ही काम कर रही है, निजी क्षेत्र के लोग तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं आम जनता की भलाई के लिए। तो ठीक है, औपचारिक संगठनों के जहाँ गुण हैं वहाँ दोष भी हैं, तो जो दोष है दोष का निराकरण करना चाहिए, दोष का निराकरण करना चाहिए।